अभी डिस्कस करेंगे क्लास 10 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और हर साल बोर्ड में इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा। तो लाइफ प्रोसेस शुरू करने से पहले फर्स्ट थिंग्स जो देखना पड़ेगा कि एक क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया के हिसाब से कोई भी चीज़ अलाइव है या नॉट, मतलब कोई भी जिंदा है या नहीं है, पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो अलाइवमेंट का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है मूवमेंट, मतलब मूवमेंट देख के पता चलेगा कि कोई भी चीज़ जो अलाइव है या नहीं है। अगर अलाइव है तो उसी के अंदर लाइफ प्रोसेस मिलेगा। अब ये मूवमेंट कैसा होता है? मूवमेंट डिफरेंट टाइप्स का मूवमेंट होता है। एक मान लीजिए एग्जाम्पल है रनिंग या किसी से बात करना, मतलब दौड़ना, किसी से बात करना। इसमें क्या होता है, हम लोग का जो बॉडी पार्ट्स होता है उसी का मूवमेंट होता है, मतलब मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो अगर बॉडी पार्ट्स का किसी मूवमेंट को देखा जाए तो अगर जो भी अलाइव जो है, मतलब जो इंसान या एनिमल जो भी है जो अलाइव है, उसका बॉडी पार्ट अगर मूव होगा तो हम जानते हैं कि वो अलाइव है और उसका लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसा भी मूवमेंट है जो नॉट विजिबल है, मतलब बाहर से हम दिख नहीं सकते। कैसा? मान लीजिए कि एक पेड़ में नया लीव्स आ रहा है, नया जो पत्ता है वो नया पत्ता आ रहा है, ये हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन नया पत्ता आने के बाद हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि इसमें कोई भी पेड़ में इसमें जान है, मतलब ये अलाइव है। अलाइव है इसीलिए इसके अंदर नया जो न्यू लीव्स जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है। तीसरा एग्जाम्पल है, मान लीजिए प्लांट ग्रोथ। तो अगर प्लांट का ग्रोथ होगा, अगर प्लांट अलाइव होगा तभी प्लांट में ग्रोथ होगा। तो प्लांट ग्रोथ को हम देख के बता सकते हैं कि ये प्लांट जो है अलाइव है। लेकिन ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स, प्लांट ग्रोथ, ये जो है ये हमको ऐसे भी खुली आंखों से दिख नहीं सकते हम, इसीलिए हम इसको नॉन विजिबल या नॉट विजिबल मूवमेंट कहा जाता है। लेकिन ये भी एक मूवमेंट है जिससे कोई भी थिंग्स ये अलाइव है ये कंफर्म हो सकता है। एक ऐसा भी मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अभी मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या होता है? मॉलिक्यूलर का मूवमेंट का मतलब होता है कन्वर्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अभी मॉलिक्यूलर मूवमेंट हर जो भी चीज़ अलाइव है, मतलब जिंदा है, उसके अंदर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट रहेगा। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट से भी पता चलता है कि कोई भी चीज़ अलाइव है, मतलब जिंदा है। अभी इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एलिमेंट ए जो ये रेड कलर का बॉल है ये एक टाइप का मॉलिक्यूल है, ये जो वाइट कलर का बॉल है ये दूसरे टाइप का मॉलिक्यूल है। तो एलिमेंट ए और एलिमेंट बी दोनों मिलकर क्या बना रहा है? एक कंपाउंड बना रहा है, मतलब मॉलिक्यूल एक फॉर्म से, ये रेड और वाइट, ये दोनों फॉर्म से मिलके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है। और ऐसा मॉलिक्यूलर मूवमेंट हर लिविंग जो थिंग्स है, मतलब प्लांट हो जो एनिमल हो, उसमें ऐसा मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखा जाता है। तो जिसमें भी लाइफ प्रोसेस रहेगा उसमें ये पहले देखना पड़ेगा कि वो थिंग्स अलाइव है कि नहीं, और ये मूवमेंट से हमें पता चलता है कि ये थिंग्स अलाइव है। अब देखते हैं ये लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस एक टाइप का मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन दे आर मूविंग, रेस्टिंग और स्लीपिंग। मतलब ये लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है इसके अंदर एक मेंटेनेंस का काम हमेशा चलता रहता है। इस मेंटेनेंस का काम जो भी प्रोसेस ये पूरा मेंटेन करता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। अभी मेंटेनेंस होता क्या है? ऐसा होता है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसके अंदर हमेशा कोई ना कोई चीज़ ब्रेक डाउन होता है, और जो ब्रेक डाउन होता है वो फिर से बनना पड़ता है। अब ये जो प्रोसेस, मतलब जो एक चीज़ से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, इसको कहते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस। मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो मतलब पुराना वाला फॉर्म को वापस लाने के लिए उसमें कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं मेंटेनेंस प्रोसेस। अब मेंटेनेंस प्रोसेस जो है ये एक एसेंशियल प्रोसेस है, मतलब ये होना ही चाहिए। और ये कब होता है? ये ऑल द टाइम होता है। अगर ये कोई भी एनिमल मूव कर रहा है तब भी हो रहा है, कोई रेस्टिंग स्टेज में है तब भी हो रहा है, या कोई सो रहा है तब भी ये मेंटेनेंस प्रोसेस चलता रहता है। अब मेंटेनेंस प्रोसेस जिसमें रहेगा उसी में हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस है जो टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, मतलब कुछ ऐसा प्रोसेस है जो एक साथ लाइफ का मेंटेनेंस का काम करता है। ये इसी प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो होता है वो पहला होता है न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद होता है रेस्पिरेशन, फिर सर्कुलेशन,
फिर एक्सक्रीशन, ये जो प्रोसेस है ये होता है इम्पॉर्टेंट और इसे हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। यही जो प्रोसेस है ये टुगेदर मतलब एक साथ होके किसी चीज़ को वो जिंदा रखता है, तो इसी को हम कहते हैं इसके लाइफ प्रोसेस। तो पहले देखते हैं ये न्यूट्रिशन जो है ये कैसा प्रोसेस है, कैसे काम करता है। अब इसमें एक क्लॉज है कि जो भी सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होगा, मतलब जो भी लाइफ प्रोसेस होगा वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल के अंदर ही पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होगा। लेकिन जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग ह्यूमन बीइंग, मान लीजिए ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, तो उसमें सिंगल सेल तो होता नहीं है। तो जिसके पास मल्टीपल सेल है उसके लिए एक अलग सा सिस्टम डेवलप्ड होता है, जो सिस्टम के ज़रिए ये लाइफ प्रोसेस चलता रहता है। तो ये दो टाइप का ऑर्गेनिज्म है जिसमें कैसे लाइफ प्रोसेस होता है ये यहाँ पे डिस्कस किया गया। जब मान लीजिए जैसे ये पे सिंगल सेल है, इसमें एक ही सिंगल सेल के अंदर पूरा जो लाइफ प्रोसेस है, मतलब उसका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन सब एक साथ होगा। लेकिन ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या फिर ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है इसके लिए अलग सा सिस्टम होता है, मतलब न्यूट्रिशन के लिए अलग सा सिस्टम, रेस्पिरेशन के लिए अलग सा सिस्टम और अलग सा प्रोसेस के लिए अलग अलग सिस्टम होता है। अब देखते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है एक्वायरिंग ऑफ फूड, मतलब खाना लेना, विच इज़ नीडेड फॉर द नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। खाना हम जो खाते हैं ये किस लिए ज़रूरी है? नरिशमेंट के लिए, मतलब हम लोग का बॉडी के जो प्रोसेस है, मतलब बॉडी तो हमेशा जब भी कोई प्रोसेस रन करता है तो बॉडी में क्या होता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट होता है, तो इसके हम कहते हैं नरिशमेंट। और सस्टेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब उसको ज़िंदा रखने के लिए खाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी को हम कहते हैं, हम कैसे फूड लेते हैं और इसको यूटिलाइज करते हैं उसको कहते हैं न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये जो फूड है, ये जितना भी फूड लिविंग सिस्टम और लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड एक्वायर करता है, ये जो फूड है अर्थ में जितना भी है ये सब फूड होता है कार्बन बेस्ड, मतलब जो भी खाना हम लोग खाते हैं, जो भी खाना हम लोग लेते हैं उसमें कार्बन का मॉलिक्यूल होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ में जो भी लाइफ है ये पूरा डिपेंडेंट है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के। मतलब हम लोगों का बॉडी में जितना भी लिविंग पार्ट्स है उसमें भी जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल, और सेल के अंदर भी जो डीएनए, क्रोमोसोम जो कुछ भी है, इसमें मेजर जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है कार्बन। इसीलिए कहा जाता है कि अर्थ में जो भी लाइफ है उसका जो लाइफ है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। इसके लिए फूड जो है और फूड सोर्स जो है वो भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल होना चाहिए। अगर बिना कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल के न्यूट्रिशन होगा नहीं। अब देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब है अगर कोई ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ, वो खुद अपना नरिशमेंट करेगा। कैसे करेगा? मेकिंग इट्स ओन फूड। जो भी ऑर्गेनिज्म अपना फूड खाना खुद बनाएगा उसको हम कहते हैं, उसी टाइप का न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है अपने आप और ट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपने आप बनाएगा। तो इसी में कहते हैं जो अपना खाना खुद बनाता है उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए और कुछ केमिकल्स चाहिए जिसके ज़रिए खाना बनेगा। इसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है प्लांट्स। प्लांट्स जो होता है ये होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर खाना, ये प्लांट अपना खाना खुद बनाता है। अब ये जो प्लांट जो है ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बनेगा कैसे? इसके दो तरीके हैं। एक होता है जहाँ पे सनलाइट को यूज़ करके खाना बनाया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। मतलब फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो का मतलब होता है सनलाइट। अब सनलाइट को इस्तेमाल करके जो भी खाना बनाया जाएगा और जो खाना बनाएगा जो प्लांट, उसको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। अब कुछ बैक्टीरिया भी होता है जो फोटो के छोड़ के कुछ अलग सा केमिकल से अपना खाना बनाता है, इसको कहा जाता है केमो ऑटोट्रॉफ। तो जो भी ऑर्गेनिज्म प्लांट लाइट एनर्जी को यूज़ करके खाना बनाएगा उसको कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, और जो केमिकल को यूज़ करके खाना बनाएगा उसको हम कहते हैं केमो ऑटोट्रॉफ। तो दो टाइप का ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक केमो ऑटोट्रॉपिक। अब फोटो ऑटोट्रॉपिक में जो होता है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? यह एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है? क्योंकि जो फूड बनता है प्लांट के अंदर, उस फूड बनने का जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या होता है? प्लांट जो है ये अपना फूड खुद बनाएगा बाय यूजिंग सनलाइट। सनलाइट को
इस्तेमाल करके एंड वाटर, तो वाटर और सनलाइट के हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बनाएगा और ये जो खाना बनाएगा इसी खाने से इसका नॉरिशमेंट जो है वो इसी खाने से आएगा एंड ये दूसरा किसी ऑर्गेनिज्म को भी देगा और खुद भी लेगा। ये होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सन है इसका एनर्जी प्लांट के अंदर आ रहा है, प्लांट खुद इसका एनर्जी ले रहा है और कुछ एनर्जी इस एनिमल को भी सप्लाई होता है। तो इसी को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जहाँ पे प्लांट खुद खाना बनाएगा, खुद लेगा और दूसरे किसी एनिमल को भी सप्लाई करेगा। अब फोटोसिंथेसिस का कुछ इवेंट होता है, मतलब एक होता है नॉर्मल प्रोसेस, जो नॉर्मल फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स होता है वो होता है नॉर्मल प्लांट में, जैसे कि टेम्परेट प्लांट। यहाँ पे टेम्परेट प्लांट का मतलब होता है जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में जो भी प्लांट आता है उसको हम कहते हैं टेम्परेट प्लांट, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का कुछ अलग सा स्टेप होता है। वो स्टेप क्या है? ये पूरा प्रोसेस तीनों स्टेप में बटा हुआ है। ये स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 1 में क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक मॉलिक्यूल होता है जो ग्रीन प्लांट के ग्रीन दिखने का कारण है क्लोरोफिल, जो सनलाइट से लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। जो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल को कहा जाता है क्लोरोफिल। अब जो एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ उसी एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा किस में? लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। मतलब जो लाइट एनर्जी सनलाइट से लिया गया है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा और उसी के साथ साथ एक और प्रोसेस कंटिन्यू होता है, वो होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मतलब प्लांट सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जो भी वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करेगा उसी वाटर मॉलिक्यूल का स्प्लिटिंग होगा, मतलब वाटर को तोड़ दिया जाएगा। तोड़ने के बाद क्या मिलेगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो हाइड्रोजन है ये भी काम में आता है और ये जो ऑक्सीजन है ये तो हम लोग का जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है उसका सबसे ज़्यादा सोर्स प्लांट ही होता है। सो वाटर को तोड़ के, मतलब पानी को तोड़ के जो ऑक्सीजन आएगा, इसी ऑक्सीजन हर लिविंग सिस्टम के लिए रेस्पिरेशन का काम करता है, तो इसी ऑक्सीजन आता है। और ये तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट नेचर से कलेक्ट करता है, मतलब एनवायरनमेंट में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट नेचर से कलेक्ट करेगा और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके वो अपने लिए खाना बनाएगा जिसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो ये जो स्टेप होता है ये नॉर्मल प्लांट के लिए होता है, जो आम हम लोग के आसपास जो प्लांट दिखता है उसी प्लांट के लिए तीनों स्टेप कंप्लीट होता है और उसी प्लांट को कहा जाता है टेम्परेट प्लांट। टेम्परेट प्लांट का मतलब जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में होता है। अब कुछ ऐसा भी प्लांट है जो डेजर्ट में पाया जाता है, जिस प्लांट को डेजर्ट में पाया जाता है उसको कहते हैं डेजर्ट प्लांट। डेजर्ट प्लांट में जो स्टेप है, जो टेम्परेट प्लांट का जो स्टेप होता है, डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, इसमें एग्जैक्टली नहीं होता। उसका जो मेन थीम है वो सेम रहेगा, लेकिन जैसे कि ये प्लांट डेजर्ट में है तो डेजर्ट में एनवायरनमेंट का एक बड़ा सा प्रॉब्लम रहता है, जिसके लिए डेजर्ट प्लांट में जो इवेंट जो होता है, जो स्टेप्स होता है फोटोसिंथेसिस का, वो थोड़ा सा अलग होता है। कैसे होता है? डेजर्ट प्लांट क्या करता है, वो टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। रात के टाइम में जब टेम्परेचर कम होता है तब वो स्टोमाटा को ओपन करके एनवायरनमेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ले लेता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड से वो एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाता है, लेकिन रात में वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, इसीलिए उसको इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाना पड़ता है। अब जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल रात को बन गया, उसी मॉलिक्यूल को वो डे टाइम में काम पे लगाएगा। कैसे काम पे लगाएगा? जो भी मॉलिक्यूल बनेगा ये रात को बनेगा और इसी मॉलिक्यूल से बाकी का जो प्रोसेस है वो डे टाइम में कंप्लीट होगा। कैसे होगा? डे टाइम में सनलाइट आता है, मतलब सनलाइट रहेगा, तब प्लांट वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा बाय द क्लोरोफिल। मतलब दिन के टाइम में डेजर्ट प्लांट का जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और ये जो इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है इसको प्रोसेस करके ये डे टाइम में फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करेगा। और जो उसका जो स्टोमाटा है वो दिन के टाइम में बंद रहता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ये ट्रांसपिरेशन ना हो जाए। अब वाटर का ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है जैसे प्लांट के बॉडी से वाटर इवापोरेट होता है, इवापोरेशन होता है वाटर का, इसी प्रोसेस को कहा जाता है वाटर ट्रांसपिरेशन। अब दिन के टाइम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और सनलाइट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर स्टोमाटा हमेशा खुला रहेगा तो जितना भी पानी है
प्लांट के अंदर वो सब इवापोरेट हो जाएगा, मतलब ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, प्लांट में पानी का शॉर्टेज आ जाएगा। अब डेजर्ट में तो पानी उतना आसानी से मिलता नहीं है, इसीलिए इस डेजर्ट प्लांट में ये सिस्टम होता है कि दिन के टाइम में अगर ज़रूरत ना पड़े तो अननेसेसरी उसका स्टोमाटा जो है वो क्लोज रहेगा। तो ये हो गया टेम्परेट प्लांट और डेजर्ट प्लांट दोनों का फोटोसिंथेसिस का जो स्टेप है वो अलग अलग कैसे होता है। अब देखते हैं नॉर्मल प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। नॉर्मल प्लांट में क्लोरोफिल है, जैसे ये ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन जो सेल दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन जो डॉट है, ये ग्रीन डॉट को हम कहते हैं क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल होगा जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पे लाइट एनर्जी का मतलब सनलाइट। अब ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्या होगा, मैंने पहले ही बताया कि वाटर मॉलिक्यूल जो प्लांट ने एब्जॉर्ब किया सॉइल से, उसको स्प्लिट करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्लोरोफिल जो है ये ग्रीन डॉट के हिसाब से देखा जाता है, मतलब प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन डॉट के फॉर्म में रहता है। डॉट का मतलब यहाँ पे क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल होता है जो ग्रीन डॉट के जैसे दिखता है। अब जो हाइड्रोजन वाटर को स्प्लिट करके आया, वही हाइड्रोजन काम आएगा किसमें, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट कहाँ से बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके। अब जो कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करेगा वहाँ पे हाइड्रोजन चाहिए, यही हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जो वाटर को स्प्लिट करके बनाया गया था। और जो कार्बोहाइड्रेट बनता है उसको कहते हैं ग्लूकोज। ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है जो प्लांट के बॉडी में बनता है। ये रहेगा इसका टोटल केमिकल रिएक्शन 6CO2 12H2O C6H12O6 6O2 एंड 6H2O। इसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो शुगर बन रहा है इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। और ये प्रोसेस जो है रात में होता है, रात में नहीं, मतलब इसको कहते हैं डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन का मतलब ऐसा नहीं है कि रात में ही होता है, इसके लिए अलग सा सिस्टम होता है। और वाटर का जो स्प्लिटिंग हो रहा है इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एक ही प्रोसेस में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहा है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जहाँ पे एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस को कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये फार्मूला जो है ये याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये फार्मूला से कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है। अब क्लोरोफिल जो है ये एसेंशियल क्यों है, पहले ही बताया कि क्लोरोफिल एसेंशियल क्यों है, क्योंकि ये जो है जो मतलब सनलाइट जो है इस सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर सनलाइट एब्जॉर्ब होगा तभी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और स्टोमाटा जो है इसमें क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नेचर से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट करके प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस है, मतलब जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है स्टेप, उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेचर में ही पाया जाता है और स्टोमाटा के जरिए वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के बॉडी के अंदर जाता है। अब यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे एक्टिविटी टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कैसे साबित करें कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल जो है ये ज़रूरी होता है। इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे क्या किया जाता है, वेरीगेटेड लीफ, मतलब क्रोटन प्लांट का जो लीफ होता है, इसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें क्रोटन प्लांट का लीफ कैसा होता है, ये कुछ पार्ट ग्रीन पार्ट है और कुछ पार्ट येलो पार्ट है। ये जो ग्रीन पार्ट होता है इसमें फोटोसिंथेसिस होता है और जो पार्ट ग्रीन नहीं है, मतलब ये जो येलो वाला पार्ट है, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, ये जो प्लांट है क्रोटन प्लांट, इसका जो लीफ है, लीफ में हर जगह में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो हर जगह में फोटोसिंथेसिस नहीं होता। तो ऐसे ही लीफ को कहते हैं वेरीगेटेड लीफ। ऐसे ही वेरीगेटेड लीफ को लेके पहले क्या किया जाता है, इसके डार्क रूम के अंदर 3 दिन के लिए रखा जाता है, ताकि इस ग्रीन पार्ट में जितना भी स्टार्च जमा हुआ था, मतलब प्लांट जो ग्लूकोज बनाता है, अगर वो इमीडिएटली यूज़ में नहीं हुआ तो उसको प्लांट स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। तो मतलब ग्रीन एरिया में जितना भी स्टार्च बचा है वो स्टार्च पूरा यूज्ड अप हो जाए, मतलब पूरा जो स्टार्च हो प्लांट इसको इस्तेमाल कर ले। फिर उसको सनलाइट में रखा जाएगा 6 घंटे के लिए, ताकि नया से फोटोसिंथेसिस हो। अब 6 घंटे के बाद इस प्लांट को पहले बॉइलिंग वाटर में डिप किया जाएगा, ताकि क्या हो, प्लांट थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसमें सेल वॉल जो है वो सॉफ्ट होता है, मतलब उसका जो लीफ है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद उस लीफ को डिप किया जाएगा अल्कोहल में।
एंड बाद में उसको हीट किया जाएगा वाटर में और वाटर बाथ में, तो जितना भी कलर है वो रिमूव हो जाएगा। फिर इसमें दिया जाएगा डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन। अब डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्टार्च का आइडेंटिफिकेशन के लिए। मतलब देखना पड़ेगा कि नया जो फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस हुआ है उसमें कितना स्टार्च बना है या नहीं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आयोडीन का सॉल्यूशन दिया जाता है। अगर वो पेड़ का लीफ जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो जो हम 6 घंटे के लिए सनलाइट में रखे थे, उस सनलाइट के ज़रिए इस लीफ ने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बनाया, अब वो ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में बॉडी में स्टोर कर दिया। तो यही एक्सपेरिमेंट है जिससे ये साबित होता है कि क्लोरोफिल प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो यहाँ पे प्लांट कभी भी फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता। अब एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल है या नहीं। इसके लिए भी एक नया एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जहाँ पे क्या लिया जाता है, 2 प्लांट लिया जाता है, 2 पॉटेड प्लांट, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 प्लांट को लेके उसको पहले हम डार्क रूम में रखेंगे, मतलब जहाँ पे लाइट नहीं होगा ऐसे रूम में रखेंगे। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। क्यों रखेंगे? ताकि उस प्लांट में जितना भी स्टार्च जमा हुआ था वो पूरा मतलब यूज़ हो जाए, इस्तेमाल हो जाए। उसके बाद 2 प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट से उसको अलग कर देंगे। फिर उसके अंदर एक मतलब ये सेटअप पे यहाँ पे हम एक प्लेट के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH रखेंगे। अब इसका मतलब है कि KOH जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड इस जार के अंदर रहेगा उसको पूरा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोक्साइड रखने के बाद हम इसको प्लांट को ढक देंगे। ढकने के बाद इसको सनलाइट में छोड़ देंगे 3 घंटे के लिए, ताकि इसमें फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाए। अब ये जो 1 नंबर, ये 2 नंबर, दोनों जो जार में हम पूरा सेटअप बनाए हैं, इसमें 1 नंबर में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे हैं, 2 नंबर में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखे हैं। मतलब अब बाद में जब एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन में आएंगे तो देखा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है इसमें CO2 निकल जाएगा। जितना भी फोटोसिंथेसिस में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, तो यहाँ पे जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो पूरा कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेगा। तो इस वाले जो प्लांट है उसमें कोई भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया। तो प्लांट के लिए कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड बचा ही नहीं जो प्लांट एब्जॉर्ब कर पाएगा। लेकिन दूसरा जो सेटअप है इसमें फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि इसके अंदर तो कोई केमिकल रखा नहीं था, CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई अलग सा केमिकल तो था नहीं। तो जितना भी CO2 इसमें अवेलेबल था पूरा CO2 प्लांट यूज़ कर लेगा, मतलब स्टोमाटा के ज़रिए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके हिसाब से वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो इसी एक्सपेरिमेंट से हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए कितना नेसेसरी है, मतलब एसेंशियल एलिमेंट है। अब देखते हैं स्टोमाटा जो है वो प्लांट का एक पार्ट है। प्लांट में छोटा छोटा पोर रहता है, प्लांट के अपर सरफेस में या लोअर सरफेस में पोर रहता है। इस पोर को हम कहते हैं स्टोमाटा, इस पोर को कहा जाता है स्टोमाटा। इसका मेन काम जो होता है वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैस। अभी एक्सचेंज ऑफ गैस का मतलब है CO2 एंड O2, ये दोनों ही गैस स्टोमाटा के ज़रिए एक्सचेंज होता है। मतलब प्लांट के अंदर में जो CO2 बन रहा है वो बाहर में आए और प्लांट के बाहर में जो ऑक्सीजन है वो प्लांट के अंदर है, या वाइस वर्सा। मतलब प्लांट दोनों ही तरफ काम करेगा। इस स्टोमाटा के ज़रिए उसका जो होता है वो गैस का एक्सचेंज होता है। अब ये स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? ये मोस्टली फाउंड ऑन आउट अंडर साइड ऑफ द लीफ का जो नीचे का हिस्सा है उसमें स्टोमाटा ज़्यादा होता है, ऊपर वाला जो हिस्सा है उसमें स्टोमाटा कम होता है। अब स्टोमाटा को गार्ड करता है एक गार्ड सेल। जैसे ये एक टाइप का स्टोमाटा हो गया, ये जो होल दिख रहा है, पोर दिख रहा है, इसको हम कहते हैं स्टोमाटा। और ये जो ग्रीन कलर का जो 2 सेल दिख रहा है इसको हम कहते हैं गार्ड सेल। तो स्टोमाटा को गार्ड करेगा गार्ड सेल। अब गार्ड सेल जब ओपन होगा, मतलब स्टोमाटा जब जैसे यहाँ पे स्टोमाटा जो ये ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, तो गार्ड सेल का मूवमेंट जो है यही डिसाइड करेगा कि स्टोमाटा का पोर जो है वो ओपन है कि क्लोज है। अब कैसे होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ पोर ये डिपेंड करेगा गार्ड सेल के अंदर पानी के कितना, मतलब पानी वाटर का जो मूवमेंट होता है उसी के ऊपर डिपेंड होगा कि ये स्टोमाटा ओपन हुआ है या क्लोज हुआ है। अब स्टोमाटा का फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस से एक्सचेंज होगा।
दूसरा फंक्शन है ट्रांसपीरेशन, मतलब प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर जो होता है वो वेपराइज होकर स्टोमाटा के जरिए बाहर में आता है। और तीसरा होता है कूलिंग, मतलब ट्रांसपीरेशन करने के बाद प्लांट थोड़ा ठंडा होता है। तो ये स्टोमाटा का फंक्शन होता है गैस का एक्सचेंज करना, ट्रांसपीरेशन करना और पेड़ को ठंडा रखना ताकि कूलिंग आ जाए। अब देखते हैं स्टोमाटा का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग है ये कैसे कंट्रोल होता है। स्टोमाटा का जो ओपनिंग क्लोजिंग है ये कंट्रोल होता है वाटर कंटेंट के जरिए। मतलब स्टोमाटा के आप इस वाले डायग्राम के आप देख सकते हैं, वाले डायग्राम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वाटर जो है वो प्लांट के अंदर जा रहा है, मतलब गार्ड सेल के अंदर जा रहा है। अब जैसे ही गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो ये गार्ड सेल है ये इसका स्वेलिंग होगा। जैसे ये स्वेलिंग होगा ये जो पोर है ये ओपन हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ओपन। तो स्टोमाटा को या स्टोमाटल पोर जो है उसको ओपन करने के लिए गार्ड सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर वाटर बाहर से गार्ड सेल के अंदर आएगा तभी स्टोमाटा ओपन होगा, और अगर गार्ड सेल के से वाटर बाहर की तरफ चला जाए, मतलब गार्ड सेल से वाटर बाहर निकल जाए, तो गार्ड सेल जो होगा वो होगा सिंक, ये सिंक हो जाएगा। अब जैसे ही सिंक हो जाएगा ये जो स्टोमाटल का जो पोर है ये क्लोज हो जाएगा। तो गार्ड सेल के अंदर वाटर कंटेंट का मूवमेंट के ऊपर डिपेंड होगा कि ये स्टोमाटल पोर ओपन होगा या क्लोज होगा। तो गार्ड सेल का ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होता है वो वाटर कंटेंट के ऊपर डिपेंड होता है, वाटर कंटेंट उसको कंट्रोल करता है। अब इसको फोटोसिंथेसिस में एक पहले तो इम्पॉर्टेंट था जो सनलाइट वाटर, इसको छोड़ के कुछ रॉ मटेरियल प्लांट को चाहिए होता है इसके बॉडी का जो बिल्डिंग है, मतलब बॉडी को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि हम लोग प्लांट का जो बॉडी का जो मसल है सेल वो मतलब डिस्ट्रॉय होता है नया बनता है, तो इसको हम कहते हैं बिल्डिंग ऑफ देयर बॉडी। इसके लिए प्लांट को कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत होता है जो प्लांट बनाता नहीं है, लेकिन वो जो रॉ मटेरियल है वो सॉइल से लेता है। जब वो प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके साथ सॉइल से में कुछ रॉ मटेरियल भी एब्जॉर्ब करेगा। कौन सा रॉ मटेरियल? इसमें से सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, ऐसा कुछ मटेरियल प्लांट एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से अलोंग विद द वाटर। अब इनमें से सबसे ज़्यादा होता है नाइट्रोजन। इसका क्या होता है, ये एक एसेंशियल एलिमेंट है, मतलब प्लांट को चाहिए। किसके लिए चाहिए? प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए एंड अदर कंपाउंड को सिंथेसिस करने के लिए। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन चाहिए, प्रोटीन को छोड़ के कुछ दूसरा कंपाउंड को भी सिंथेसिस करने के लिए प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए। अब ये नाइट्रोजन प्लांट कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा अलोंग विद द वाटर। लेकिन ये नाइट्रोजन जो है ये प्लांट कैसे लेगा? इसके लिए उसके पास दो उपाय है। पहला उपाय, या तो ये इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और नाइट्रेट का फॉर्म में लेगा, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे NO3- ऐसा इनऑर्गेनिक फॉर्म में लेगा, या फिर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए लेगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बैक्टीरिया बनाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, जैसे कि राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स कर सकता है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजन प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए दो ही रास्ते हैं, या तो इनऑर्गेनिक नाइट्रेट और या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जरिए जो भी कोई बैक्टीरिया बनाएगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। तो ये था प्लांट का लाइफ प्रोसेस का पहला पार्ट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।